गुड मॉर्निंग लर्नर। मैं ओम कड़वासरा, व्याख्याता, शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो विधिक चेतना और विधिक जागरूकता के साथ साथ महिलाओं और बालकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है। एक बहुत ही वैश्विक इस प्रकार की समस्या है कि अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये न केवल भारत की समस्या है, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है, इससे पीड़ित है। जब बात महिलाओं और बच्चों के अपराधों की और उनके अधिकारों के हनन की, उनके शोषण की आती है तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर यूनेस्को जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं कि किस प्रकार से इस वर्ग को या महिलाओं और बच्चों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनके सार्वभौमिक कल्याण के लिए या चहुमुखी विकास के लिए किस प्रकार के प्रोजेक्ट या किस प्रकार के कार्य हम लेकर आए। ये बिंदु न केवल प्रत्येक व्यक्ति की विधिक चेतना के लिए महत्वपूर्ण है, स्कूली शिक्षा से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले यथा पुलिस आदि में इस बिंदु को बहुत ही सजगता के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि वर्तमान समय की ये डिमांड है, इस प्रकार की आवश्यकता है कि हम बच्चों को जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें और उनके प्रति जो निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों में किस प्रकार से कमी लाई जाए। तो आज हम महिला और बाल अपराध इस कंसेप्ट के अंतर्गत बच्चों या बालकों के जो अपराध हैं उन पर चर्चा करेंगे। बच्चों या बालकों के अपराधों की प्रकृति या उनकी नेचर क्या हो सकती है, तो खास तौर से यौन शोषण, बच्चों का भिक्षावृत्ति में नियोजन या बच्चों को भीख मांगने के कार्य में लगाना या नियोजित करना, मादक पदार्थों के अवैध कार्यों में लगाना, वेश्यावृत्ति में झोंकना और जो एक लैंगिक अनुपात में जो गैप आया है, अंतर आया है, उसकी वजह से बालिकाओं की खरीद फरोख्त या जो क्रय विक्रय का कार्य शुरू हो गया है, उस पर किस प्रकार से लगाम कसी जाए, किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इसी प्रकार बच्चों को पढ़ाई लिखाई से हटाकर उनसे बाल मजदूरी करवाना या बाल श्रम में उनको लगाना या बंधुआ बाल मजदूर के कार्य में उनको किसी व्यक्ति विशेष को सौंप देना, किसी कंपनी में उनको रख देना। इसी प्रकार स्कूलों में भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के प्रति क्रूरता सामने आती है और बाल विवाह ये भी एक कुप्रथा है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो इन समस्याओं से, इन अपराधों से बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षा या संरक्षण प्रदान किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर कई बार यूनेस्को की बैठकें हुई हैं और वहाँ चर्चा हुई इन बिंदुओं पर कि किस प्रकार से इस सामाजिक अपराध से बच्चों को हटाया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर बालकों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो कमेटियां बनी हैं, विभिन्न प्रकार की जो समितियों का निर्माण हुआ है, उनकी जो संस्तुति है, उनके जो रिसर्च हैं, उनके भी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जब बाल अपराध पर नियंत्रण करने और बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसमें एक बड़ा प्रयास बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देना या सुरक्षा प्रदान करना आता है और इस दिशा में एक कदम उठाया गया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम का निर्माण करके। यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो सन 2005 में निर्मित हुआ था, उस अधिनियम के अधीन बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन जो
इस एक्ट की धारा 3 है, उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। और ये जो आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, अर्थात ये एक राष्ट्रीय स्तर का संवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण या जिसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है, यानी जिसको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन राइट्स, इसके लिए या जो चाइल्ड राइट्स की जो सुरक्षा की बात करने वाला आयोग है, इसके लिए एक अध्यक्ष और 6 सदस्य मिलकर इसकी जो कार्यकारिणी गठित होती है, अर्थात इसका जो ढांचा तैयार होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। इनकी भी कुछ योग्यताएं होती हैं जो बाल कल्याण से जुड़े हुए हों, जिन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अरसे तक प्रयास किया है, या जिन लोगों की इन कार्यों के प्रति समझ है, रुचि है, जिनमें बौद्धिक क्षमता है, ऐसे लोगों को इसका अध्यक्ष और सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 प्रकार के आयोग के गठन की, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और दूसरा स्टेट लेवल पर होता है, यानी प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के आयोग स्टेट लेवल पर गठित किए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, वह बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या संरक्षण देने के लिए एक प्रकार का एक्ट है, और उसके अधीन ही विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, जैसे अभी हमने चर्चा की कि धारा 3 यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आयोग होगा, और इसी एक्ट यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत एक राज्य आयोग भी होगा, या बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए स्टेट लेवल पर भी एक आयोग होगा। तो ये जो राष्ट्रीय आयोग है वो राष्ट्रीय स्तर का संवैधानिक निकाय है, और जो राज्य आयोग है वो राज्य स्तर की एक वैधानिक इकाई है, या जो प्राधिकरण जिसको कहते हैं वो है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम यानी इस प्रकार का जो एक्ट है वो 2005 में आया है। और इसी एक्ट की देखरेख में, इसी एक्ट की प्रतिछाया में बालकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 प्रकार के आयोग के गठन की चर्चा हमने की है। इसमें जो पहला आयोग है वो है राष्ट्रीय आयोग, या राष्ट्रीय स्तर का जो बालकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाला आयोग है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो अभी हमने चर्चा की है कि इसका गठन, या राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग बना है, इसका गठन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत हुआ है। यानी इस एक्ट की जो धारा है वो है धारा 3। इसके अधीन इस आयोग का गठन हुआ है।
अब ये किस प्रकार का आयोग है? कई बार इसकी प्रकृति पूछी जाती है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का आयोग है, किस प्रकार का निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? तो इस पर हम लिखेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है। ये राष्ट्रीय स्तर का संवैधानिक निकाय है। यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है और ये एक संवैधानिक प्रकार का निकाय है और इसका गठन ऊपर वर्णित एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। और इसका गठन कब हुआ या भारत के स्तर पर इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन 5 मार्च 2007 को हुआ है। यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 5 मार्च 2007। यानी इस प्रकार के गठन से संबंधित प्रारंभिक जो जानकारियां हैं उस पर आधारित प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हमारा जो मुख्य उद्देश्य लोगों में विधिक जागरूकता या विधिक चेतना लाना है, उसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो पुलिस आदि के कंपटीशन के लिए आ रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की जो जानकारी है वो बेहद जरूरी है। और ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक आदमी जो बाल अधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया में शामिल होता है, चाहे वो पुलिस का हो, अधिवक्ता हो या जानकारी देने वाला हो, रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला हो या प्राथमिकी दर्ज करवाने वाला हो या संज्ञान लेने वाला हो, सबके लिए इस एक्ट की जानकारी बहुत जरूरी है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया है। यानी जो NCPCR जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो NCPCR है, या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसका गठन 5 मार्च 2007 को संवैधानिक निकाय जो कि राष्ट्रीय स्तर का है और ऊपर वर्णित एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। यहां तक की बात स्पष्ट हो जाती है। अब इसका ढांचा क्या है, यानी इस आयोग में कितने मेंबर हैं, कौन इसका प्रेसिडेंट होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने पहले चर्चा की है कि इस प्रकार का आदमी जिसकी सामाजिक कार्यों में रुचि होती है, जिसने महिला और बाल विकास के लिए काम किया है, बच्चों के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं की जिसको जानकारी होती है, ऐसे आदमी को इसके लिए केंद्र सरकार मनोनीत करती है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है उसमें ढांचागत आप विचार करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। यानी इनकी योग्यता को देखकर, इनके कार्यों की प्रकृति को देखकर, इनके लगाव को देखकर इनको अपॉइंट किया जाता है। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य मिलकर इस प्रकार के आयोग का गठन होता है। अब नीचे जो 6 सदस्य दिए गए हैं, इनमें से 33% यानी 1/3 महिलाएं होनी जरूरी हैं। 6 सदस्यों में से 33% महिलाएं होंगी और 33% के हिसाब से आप देखते हैं तो 2 सदस्य महिला जरूरी हैं, 2 महिला सदस्य होंगे। ऊपर वर्णित एक अध्यक्ष और उसके साथ साथ 6 सदस्य मिलकर आयोग का ढांचा गठित होता है। उसमें 6 सदस्यों में से 2 महिलाएं जरूरी होती हैं। इसी प्रकार
अब आगे इसके जो कार्य हैं वो बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित हैं, बच्चों के कल्याण से संबंधित हैं। जब ये विस्तार से हम इस आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का जो दूसरा आयोग है जो स्टेट लेवल पर गठित होता है, अब उसकी चर्चा करते हैं हम। यानी एक तो वही रहेगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की छत्र छाया में ही दोनों प्रकार के कमीशन या दोनों प्रकार के आयोग गठित होते हैं। स्टेट लेवल की बात आती है तो इसमें भी लगभग ढांचा उसी प्रकार का है। वो राष्ट्रीय स्तर का संवैधानिक निकाय है और ये राज्य स्तर का वैधानिक प्राधिकरण होता है। तो इसमें जब आप बात करेंगे तो पर्टिकुलर हम अगर राजस्थान की बात करें तो संबंधित स्टेट का नाम है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राजस्थान राज्य बाल आयोग। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी इसका गठन स्टेट लेवल पर है या ये राज्य स्तर पर गठित एक वैधानिक प्रकार का प्राधिकरण है। स्टेट लेवल का कमीशन है, स्टेट लेवल का या राज्य स्तर का आयोग है। तो जिस प्रकार राष्ट्रीय आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत होता है, उसी प्रकार स्टेट लेवल का जो कमीशन है या जो राज्य स्तर का जो आयोग है उसका गठन धारा 17 के अंतर्गत होता है। यानी इसका जो गठन है वो इसी एक्ट के अंतर्गत धारा 17 के अधीन होगा। और जिस प्रकार प्रकृति की बात आई, राष्ट्रीय आयोग के बारे में हमने चर्चा की कि वो राष्ट्रीय स्तर का संवैधानिक निकाय है, उसी प्रकार ये स्टेट लेवल का वैधानिक प्राधिकरण या इस प्रकार की अथॉरिटी है। तो ये राज्य स्तर का वैधानिक प्राधिकरण है। इस प्रकार की प्रकृति, इस प्रकार का नेचर परीक्षा में पूछा जा सकता है। यानी प्रत्येक स्टेट को इस प्रकार की पावर दी गई है या इस एक्ट के अधीन इस प्रकार की शक्तियां प्रत्येक स्टेट को दी गई हैं कि वह अपने अधीन बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए इस प्रकार के आयोग का अपने स्तर पर गठन करें। तो ये राज्य स्तर का वैधानिक प्राधिकरण है। जिस प्रकार राष्ट्रीय आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था, इसी प्रकार इस राज्य स्तर के आयोग का या राजस्थान में इस आयोग का जो गठन है वो 23 फरवरी 2010 को हुआ है। गठन की बात आएगी तो 23 फरवरी 2010। अब इसका ढांचा है वो किस प्रकार से निर्मित है, स्टेट लेवल का जो कमीशन है या राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका गठन किस प्रकार से हुआ है। तो इसका गठन जिस प्रकार राष्ट्रीय आयोग का हुआ है उसी प्रकार इसका गठन हुआ है। इसमें भी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य समय समय पर रिटायर होते जाते हैं, सेवानिवृत्त होते जाते हैं और उनकी जगह दूसरे लोग आते जाते हैं। तो ये जिस प्रकार राष्ट्रीय लेवल पर चलता है उसी प्रकार स्टेट लेवल पर भी चलता है। वर्तमान में हम इसके मुख्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय लेवल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रियांक कानूनगो हैं। और स्टेट लेवल पर जो अध्यक्ष की बात है तो वो जोधपुर की महिला हैं संगीता बेनीवाल।
लेकिन ये लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इसका गठन है वो 23 फरवरी 2010 को हुआ, और इसका जो ढांचा है उसमें कितने लोग हैं, तो इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी जिस प्रकार का राष्ट्रीय आयोग है उसी प्रकार का ये स्टेट लेवल का या राज्य स्तर का जो प्राधिकरण है वो निर्मित है। 1 अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य या मेंबर्स होंगे इसके। ये जो 6 सदस्य हैं इनके बारे में पूर्व में हमने राष्ट्रीय आयोग के बारे में भी चर्चा की है कि उनमें से 33% महिलाएं होंगी। उसी प्रकार का ढांचा यहाँ स्टेट लेवल पर होता है, यहाँ भी 33% महिलाएं, अर्थात कुल सदस्यों में से 2 महिलाएं होंगी। 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 महिलाएं होंगी। दो महिला सदस्य हैं। राज्य स्तर का वैधानिक प्राधिकरण है, गठन 23 फरवरी 2010 को हुआ है। ढांचेगत रूप के रूप में आप देखेंगे तो 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, और 6 सदस्यों में से 2 महिला, यानी कुल सदस्यों का 33%। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कुल कितने प्रतिशत महिला सदस्य होती हैं, तो 33% होती हैं, ये ध्यान में रखना है। यानी कुल सदस्यों का 33% महिला सदस्य होंगे। अब इसके बाद बालकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रक्रम में या उस दिशा में बढ़ते हुए प्रयासों की आप चर्चा करेंगे तो 26 अप्रैल 2013 को एक राष्ट्रीय बाल नीति भी भारत के द्वारा अंगीकार की गई है, स्वीकृत की गई है। तो राष्ट्रीय बाल नीति जो वर्तमान में प्रचलित है वो 26 अप्रैल 2013 को अपनाई गई है। यानी कानूनी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने के लिए, जागरूकता रखने के लिए, चेतना रखने के लिए इस प्रकार के एक्ट का, इस प्रकार के कानूनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपने आसपास के परिवेश में महिलाओं और बच्चों को अपराधों से बचा सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें, और जो भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां बनती हैं उनके प्रति हम सजग रहकर उनको न्याय दिला सकें। इस प्रकार का एक प्रयास है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 प्रकार के कमीशन राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर जो गठित होते हैं उनकी चर्चा हमने की है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति 2013, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, यानी इसको 26 अप्रैल 2013 को अंगीकार किया गया है। ऐसा प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय बाल नीति कब अंगीकार की गई है, तो वर्तमान में जो बाल नीति है वो 26 अप्रैल 2013 को अंगीकार की गई है। छब्बीस अप्रैल 2013 को अंगीकार की गई। 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति 2013 या राष्ट्रीय बाल नीति अंगीकार की गई। इसके बाद ये एक प्रारंभिक रूपरेखा है। सबसे महत्वपूर्ण आगे जो हमारा टॉपिक इसमें स्टार्ट होने जा रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के कानून बने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो है
पॉक्सो एक्ट 2012। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे ही हमारा प्रत्येक टॉपिक या हर कंसेप्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, हम सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों का किस प्रकार का रूप हो सकता है, उनके किस प्रकार के विकल्प हो सकते हैं और उनमें से सही विकल्प कौन सा होगा, प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या और उसके साथ जुड़े हुए कौन से दूसरे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी हम प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हर प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ताकि सभी प्रकार की शंकाएं और जो भ्रम है वो दूर हो जाए, उनका निराकरण हो जाए। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई भी शंका दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं पॉक्सो एक्ट की। यह है पॉक्सो एक्ट 2012। यानी बच्चों को जिस प्रकार के अपराधों की दिशा दी जाती है, जिस प्रकार के अपराध उनके साथ किए जाते हैं, उनमें से एक जो नेचर बनती है उसके आधार पर किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं उनके साथ और उनसे उनको प्रोटेक्शन या सुरक्षा किस रूप में दी जाएगी। इसी संदर्भ में ये कानून आया है या पॉक्सो एक्ट आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और वर्तमान समय में जिस प्रकार से बच्चों के प्रति लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं, उस ग्राफ पर कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस एक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पॉक्सो एक्ट 2012, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में कुछ एक शब्द इस प्रकार के हैं, यानी आप चाहे किसी भी स्तर पर जाएं, प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार की शब्दावली होती है। उस शब्दावली का ज्ञान संबंधित एक्ट के बारे में जानने के लिए या संबंधित विषय के बारे में जानने के लिए आदमी को होना बहुत जरूरी होता है। अगर जटिल प्रकार की शब्दावली है और उस पर हम दृष्टिपात नहीं करेंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। यानी प्रश्न बनता है तो उसमें किसी भी प्रकार की भाषा है वो यूज होती है, तो उसके साथ शब्दों का जो तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, उसमें सभी प्रकार की जो भाषा है वो प्रयुक्त होती है। ये पूछने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की भाषा को काम में लेता है। यानी जिसको आम समझने वाला या हर परीक्षार्थी समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, ये संबंधित पूछने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसमें कुछ एक शब्द हैं, जैसे ये किस प्रकार का कानून है। जब पॉक्सो की बात आती है तो ये किस प्रकार का कानून है, ये विशेष और सारवान प्रकृति का कानून है। ध्यान में रखना, ये विशेष और सारवान प्रकृति का कानून है। पॉक्सो एक्ट है तो वो किस प्रकार का एक्ट है, किस प्रकार का कानून है, तो विशेष और सारवान कानून है। इस प्रकार का प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट किस प्रकार का कानून है, तो ये विशेष और सारवान कानून है। अब इसी कानून के अंतर्गत शब्दावली की बात आती है तो संहिता शब्द है वो जगह जगह इसमें आपको मिल जाएगा। पॉक्सो एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें संहिता, इसकी चर्चा जगह जगह होगी। तो ये किस अर्थ में आया है, यहाँ इस एक्ट के संदर्भ में संहिता जो शब्द है उसका अभिप्राय क्या है, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ में आता है। संहिता का क्या अभिप्राय है, इस एक्ट में बहुत जगह इस प्रकार का शब्द आएगा संहिता। शब्द का अभिप्राय क्या है, यानी इस एक्ट के संदर्भ में, इस कानून के संदर्भ में संहिता शब्द का अर्थ क्या है। तो ये
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के लिए प्रयुक्त होता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ में आता है। ये संहिता शब्द है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ में आता है। अब ये जो एक्ट है वो कब बना है, यानी इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली और ये लागू कब हुआ, ये दो बड़े प्रश्न आते हैं इसमें। जैसे ये जो पॉक्सो एक्ट है वो कब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हुआ और कब इसको व्यावहारिक रूप में लागू किया गया। तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी है या जो राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो 19 जून 2012 को इस एक्ट को दे दी गई थी। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो कब दी गई? राष्ट्रपति की स्वीकृति पॉक्सो एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो ये 19 जून 2012 को स्वीकृत हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा। उन्नीस जून 2012 को पॉक्सो एक्ट को राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया या स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर ये लागू कब हुआ? तो ये बाल दिवस यानी 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ है। लागू होने की तिथि पूछी जा सकती है। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को। लागू होने की तिथि यह है 14 नवंबर 2012। यानी राष्ट्रपति ने इसको मंजूर किया 19 जून 2012 को और लागू हुआ ये 14 नवंबर 2012 को। यानी इस एक्ट को खाका प्रदान करने में, इसको रूप प्रदान करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस एक्ट का ढांचा तैयार किया है। यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में ये एक्ट है वो निर्मित हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसने इस एक्ट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसमें कुल कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, यानी किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत कुल कितने आर्टिकल हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के अपराध को परिभाषित करने के साथ साथ उससे संबंधित जो दोषी होता है, अभियुक्त होता है, उसके लिए दंड का क्या प्रावधान होता है या उसको किस प्रकार की सजा के प्रावधान किए गए हैं, ये हम क्रमशः आगे पढ़ते हैं। यानी इसमें कुल अध्यायों की संख्या पूछी जाती है तो पॉक्सो एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 9 अध्याय हैं। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 46 धाराएं हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बीच में और आ रहा होगा कि मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है पॉक्सो एक्ट 2012 कि इसका हिंदी अर्थ तो बताया नहीं। तो जब इसकी परिभाषा की शुरुआत होगी, इस एक्ट को परिभाषित और नामकरण करने की बात आएगी तो इसका पूरा नाम भी बताऊंगा। तो एक एक बात को पूरा ध्यान से पढ़ें आप। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 9 है और कुल धाराओं की संख्या 46 है। यानी पॉक्सो एक्ट कुल कितने अध्यायों में
निर्मित है, कुल कितने अध्यायों से निर्मित हुआ है, तो ये 9 अध्यायों से निर्मित हुआ है और इन 9 अध्यायों में 46 धाराएं हैं। पॉक्सो एक्ट के कुल अध्याय 9 हैं और इस एक्ट में या इस कानून में कुल कितनी धाराएं हैं, धाराएं पूछी जाती हैं तो 46 है। यानी आप मेरे साथ बने रहिए, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपका सही न हो। यानी हम इसके प्रत्येक पहलू को, एक एक बात को बहुत ही व्यवहारिक ढंग से स्पष्ट करेंगे और वो स्पष्ट हो जाएगी और आपकी जो खुद की चेतना है उसके साथ ये वैदिक चेतना भी शामिल हो जाएगी। तो इसके बाद जो पहली धारा आती है इस एक्ट की, पॉक्सो एक्ट की जो पहली धारा है, उसमें इसका पूरा नाम दिया गया है। यानी धारा 1 में पॉक्सो का पूरा नाम दिया गया है। धारा 1 इस कानून या एक्ट का पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? इसमें हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, ये इसका पूरा अंग्रेजी नाम है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इस प्रकार का इसका पूरा नाम है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, ये पॉक्सो का पूरा नाम है। और जब हिंदी नाम की बात आती है तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इस नाम से इसको पढ़ा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। यानी इसका हिंदी नाम क्या है? अंग्रेजी नाम के साथ साथ इसके हिंदी नाम को भी बताया गया है कि पॉक्सो का पूरा नाम क्या है, तो उसमें हिंदी में भी पूछा जा सकता है। हिंदी में है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी जो बाल दिवस के अवसर पर या 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, उस एक्ट का पूरा हिंदी नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और अंग्रेजी में उसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है। अब ये जो इसका नामकरण है वो धारा 1 में इसका नामकरण किया गया है, या इसका नाम है या जो पूरा नाम है वो धारा 1 में स्पष्ट किया गया है। और इसी वजह से मैंने इसको पहले केवल अंग्रेजी में
इसका जो संक्षिप्त नाम है पॉक्सो एक्ट 2012, उसमें लिखा है। तो यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर लेंगे कि धारा 1 है वो इस एक्ट के पूरे नाम को परिभाषित करती है। अब आगे चलकर इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी ये जो पॉक्सो एक्ट बना है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो इसकी भूमिका में हमने चर्चा की थी कि बालकों पर जो लैंगिक हमले होते हैं, बालकों का जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, बालकों से जो वेश्यावृत्ति करवाई जाती है या अश्लील साहित्य से संबंधित जो अपराध हैं उनसे संरक्षण प्रदान करने के लिए और विचारण के लिए, अर्थात उस कानून का प्रयोग करके एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन जो दोषी है या जो अभियुक्त है उसको दंडित करना या उसको जेल तक पहुंचाना, और उसके लिए एक विशेष प्रकार के कोर्ट की भी आवश्यकता होगी जिसको पॉक्सो कोर्ट कहा जाता है। इन विशेष न्यायालयों की स्थापना करना इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य से संबंधित अपराधों से संरक्षण और विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना इस एक्ट का उद्देश्य है। यानी इस बात को हम पहले भूमिका में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर से आपको बता दिया कि लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति एवं अश्लील साहित्य से संबंधित जो अपराध हैं उनसे संरक्षण और विचारण के लिए विशेष प्रकार के कोर्ट या न्यायालयों की स्थापना करना। यानी जो सेक्सुअल असोल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है या जो पोर्नोग्राफी है उससे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, बचाना, और फिर भी वो कहीं शिकार हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको न्यायिक प्रक्रिया का सहारा देने की आवश्यकता होती है और वो विशेष न्यायालयों के मार्फत इस प्रकार का कार्य अंजाम तक पहुंचाता है। तो पॉक्सो एक्ट का क्या उद्देश्य है ये भी नोट कर लें आप। यानी विस्तार से इसके बारे में हमने चर्चा की है, केवल संक्षिप्त रूप में आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें। एक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस एक्ट का निर्माण हुआ है। पॉक्सो एक्ट 2012 किस टारगेट को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया, तो लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी, इनसे संरक्षण और विचारण के लिए खास प्रकार के, विशेष प्रकार के कोर्ट की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी या जो अश्लील चलचित्र हैं उनके लिए जब बच्चे का प्रयोग होता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करना, या बच्चों से जब अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं, वेश्यावृत्ति आदि, तो उनसे संरक्षण और विचारण के लिए विशेष प्रकार के न्यायालयों की स्थापना, यानी पॉक्सो कोर्ट की स्थापना। या राजस्थान में सबसे पहले इस प्रकार का जो कोर्ट है वो जयपुर में स्थापित किया गया, ये भी ध्यान में रखना। लैंगिक उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति से संरक्षण और विचारण के लिए विशेष न्यायालयों, यानी इसमें हम पॉक्सो कोर्ट ले सकते हैं। इनकी स्थापना करना, यह इस एक्ट का प्रधान या मुख्य उद्देश्य रहा है। अब बात आती है कि किस प्रकार के बच्चों पर लागू होता है।
कई बार दिमाग में इस प्रकार का भ्रम रह जाता है कि ये केवल बालिका के लिए निर्मित हुआ है या बालक के लिए हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना, ये एक्ट सभी लिंगों के बालकों पर समान रूप से लागू होता है, अर्थात चाहे वो बालक हो या बालिका हो, दोनों पर ये समान रूप से लागू होता है। तो इसमें किसी प्रकार की लैंगिक भेदता या लैंगिक भिन्नता इसमें नहीं रखी गई है। ये सभी प्रकार के बच्चों पर, सभी प्रकार के लिंगों के बच्चों पर लागू होता है और समान रूप से लागू होता है। सभी लिंगों के बालकों पर समान रूप से लागू होता है। यानी वो चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों पर ये समान रूप से लागू होता है। इसके बाद आगे जो धारा 2 आती है, यानी धारा 1 में तो इसको किस प्रकार से इसका नाम रखा गया है, नामकरण कैसे किया गया है, ये रखा गया है। और धारा 2 का जो चौथा भाग अर्थात जो आर्टिकल 2D जिसको कहते हैं या धारा 2 जिसको कहते हैं, इसमें बालक शब्द का क्या अभिप्राय है। पॉक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में बालक शब्द से क्या अभिप्राय है। जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा है कि एक्ट में संहिता का क्या अर्थ है, तो ये संहिता शब्द है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ में आता है। उसी प्रकार धारा 2 में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है इस एक्ट के संदर्भ में कि 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बालक बालिका है या 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है, व्यक्ति शब्द का अभिप्राय ये होता है कि उसमें दोनों प्रकार के लिंग शामिल होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के लिंग उसमें शामिल हैं। 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है वह इस एक्ट के संदर्भ में बालक शब्द से अभिहित किया जाएगा या उसका नाम लिया जाएगा। बालक शब्द का अर्थ हम ये समझेंगे कि संबंधित व्यक्ति की उम्र है वो 18 वर्ष से कम है। तो ये जो धारा 2 है इसमें बालक शब्द का अभिप्राय बताया गया है। इस एक्ट की धारा 2D यानी चाहे इसको 2 बोल दो, में बालक शब्द का अभिप्राय बताया गया है। और ये अभिप्राय किस रूप में बताया गया है, तो हमने चर्चा की है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक या बालिका है वो बालक शब्द से जाना जाएगा इस एक्ट के संदर्भ में। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, यहां व्यक्ति शब्द है वो बालक और बालिका दोनों के लिए आया है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, यानी चाहे वो बालक हो या बालिका हो, यहाँ इस एक्ट के संदर्भ में उसको बालक इस नाम से अभिहित किया जाएगा या संबोधित किया जाएगा। इसी प्रकार आगे चलकर जो धारा 3 आती है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट जिसको कहते हैं या लैंगिक हमला जिसको कहते हैं उसको परिभाषित किया गया है। धारा 1 में पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम, धारा 2 में बालक शब्द का अभिप्राय यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और धारा 3 में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी जिसको लैंगिक हमले के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आगे हम धारा 3 की चर्चा कर रहे हैं। और जब लैंगिक हमले की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात या एक प्रश्न ये भी आता होगा कि लैंगिक हमले को हम किस रूप में समझेंगे, किस रूप में उसको परिभाषित करेंगे। तो ये जब हम धारा 7 पढ़ेंगे कि लैंगिक हमले में किस प्रकार का कृत्य शामिल होता है,
और फिर उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है वो धारा 8 में आएगा। उसके बाद धारा 7 में हम लैंगिक हमले की प्रकृति या वो किस प्रकार का होता है, किस रूप में उसको जानते हैं और उसके लिए किस प्रकार की सजा के प्रावधान है वो धारा 8 में पढ़ लेंगे। तो धारा 7 है वो लैंगिक हमले के स्वरूप को बताता है और धारा 8 उसके लिए दोषी या जो अभियुक्त होता है उसके लिए सजा के प्रावधान करता है कि कितने वर्ष तक की जेल या किस प्रकार से उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जा सकता है या दोनों ही प्रकार से उसको दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ धारा 3 की चर्चा हो रही है जिसमें पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है। धारा 3 पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं इसको, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी लैंगिक हमला। लैंगिक हमला यहां इसको परिभाषित किया गया है धारा 3 में। यानी ये प्रत्येक जागरूक कार्मिक की, पुलिसकर्मी की, आसपास के वातावरण में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से हम अपराध के स्वरूप को, खास तौर से बच्चों पर जो अपराध होते हैं उनको अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष करते हैं, देखते हैं और फिर उसकी सूचना तक नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर ऐसा आदमी जिसने अपनी आंखों के सामने यौन शोषण देखा है या बच्चे का शोषण देखा है और उसने अपने निकटतम पुलिस थाने में या विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो है, जो बच्चों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, उसको सूचना नहीं दी है, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। ऐसे व्यक्ति को भी सजा हो सकती है। और ख़ास तौर से होटल, मॉल, अस्पताल, क्लब या अन्य जो प्रतिष्ठान हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ये विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास के वातावरण से इस प्रकार के हमलों को, इस प्रकार के अपराधों को पुलिस के संज्ञान में लाएं या न्यायालय के संज्ञान में लाएं। उनको कोई खतरा नहीं है, तो ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। उनको इस प्रकार से वातावरण को ध्यान में रखकर, सजग रहकर इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए या विशेष किशोर पुलिस यूनिट को उसके लिए सूचित करना चाहिए। तो धारा 3 इसमें सेक्सुअल असॉल्ट यानी लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है और ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें गिरफ्तारी के लिए कोई वेट नहीं है। इसमें तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया, ये भी ध्यान में रखना। तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान है। तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान है। इसके बाद जो अगली धारा आती है बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, धारा 4। यानी यदि कोई बच्चा दुष्कर्म का शिकार हुआ है या उसके साथ कुकर्म हुआ है और जब ये सिद्ध हो जाता है तो इस प्रकार के अपराधी को, इस प्रकार के अभियुक्त को या दोष सिद्ध व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष की सजा हो सकती है, जो कि उम्र कैद तक, और उसमें साथ में आर्थिक दंड या जुर्माना राशि वसूलने के भी प्रावधान है। तो पॉक्सो एक्ट की जो धारा 4 है उसमें ये बताया गया है कि यदि किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ कुकर्म हुआ है, तो ऐसे अपराधी को 7 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और साथ में अर्थदंड से भी उसको दंडित किया जाएगा। यानी दोनों प्रकार की सजाएं उसके लिए होंगी।
धारा 3 में लैंगिक हमले को परिभाषित किया और धारा 4 में बच्चे के साथ अगर दुष्कर्म हुआ है या कुकर्म हुआ है तो ऐसे अपराधी को 7 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा और अर्थदंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। यानी किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है तो पोक्सो की धारा 4 के अंतर्गत आएगा वो। दुष्कर्म या कुकर्म हुआ है तो वो पोक्सो की धारा 4 के अंतर्गत है। और इस अपराध के लिए या इस कारित कृत्य के लिए उस अपराधी के लिए या उस अभियुक्त के लिए सजा के क्या प्रावधान है, तो हमने चर्चा की है कि उसके लिए 7 वर्ष से उम्र कैद तक और अर्थदंड के प्रावधान किए गए हैं। सजा के रूप में 7 वर्ष कारावास से उम्र कैद तक और अर्थदंड भी, यानी उसको अर्थदंड या जुर्माना राशि से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो धारा 6 आती है उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी बालक के साथ या बालिका के साथ, यानी जो इसमें परिभाषित है बालक शब्द का क्या अर्थ है वो हम पढ़ चुके हैं, तो जब किसी बालक के साथ दुष्कर्म या कुकर्म करने के साथ साथ उसे गंभीर चोट पहुंचाई गई है तो ऐसे दोषी को, ऐसे अभियुक्त को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा और अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। हालांकि 2018 में इस प्रकार के कुछ एक संशोधन आए हैं जिनसे एक एज लेवल रखा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार के संशोधन इस एक्ट में बाद में 2018 में किए गए हैं। तो यहाँ जो मूल एक्ट है उसमें जो धारा 6 है वह धारा 6 ये स्पष्ट करती है कि दुष्कर्म या कुकर्म के साथ जब किसी बच्चे को कोई आघात पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, उसको कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो ऐसे दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। धारा 6 यानी धारा 4 में हमने स्पष्ट कर लिया कि दुष्कर्म और कुकर्म का जो दोषी होगा, अभियुक्त होगा, उसको 7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वो दुष्कर्म और कुकर्म के साथ संबंधित बच्चे को चोट भी पहुंचा रहा है, आघात या क्षति भी पहुंचा रहा है, तो ऐसे अभियुक्त दोषी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की कारावास और अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। दुष्कर्म या कुकर्म के साथ साथ गंभीर चोट, अगर संबंधित बच्चे को गंभीर रूप से चोटिल किया जाता है तो सजा का जो प्रावधान है वो 10 वर्ष से उम्र कैद तक और अर्थदंड या जुर्माना राशि से दंडित करने के प्रावधान या इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए हैं कि ऐसे दोषी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की जेल हो सकती है या कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना राशि भी उससे वसूली जाएगी। यानी आर्थिक दंड से या अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ये धारा 6 में वर्णित किया गया है। लेकिन सजा के प्रावधान क्या है? तो 10 वर्ष जेल से लेकर उम्र कैद तक।
10 वर्ष कारावास से लेकर 'उम्र कैद तक और साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। यानी जो सक्षम न्यायालय होगा या जो विशेष प्रकार का कोर्ट होगा, वो बच्चे की जो चोट है, बच्चे का जो इलाज है या उसको समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करने के लिए, उसका पुनर्वास करने के लिए, उसके कल्याण के लिए जो भी प्रतिकर राशि या हानि के रूप में, क्षति के रूप में राशि अदायगी का आदेश देगा, उसको हम पॉक्सो के जो आगे नियम आएंगे उनके अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी जो पॉक्सो का नियम 6 और 7 है, उसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, वो यथासमय उनको भी हम स्पष्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है धारा 7। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि धारा 3 पॉक्सो एक्ट की धारा 3 जो लैंगिक हमले को या पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करता है, वो लैंगिक हमला है क्या? यानी किसी बच्चे के या बालक या बालिका के जो ढकने योग्य अंग होते हैं, ऐसे अंगों से छेड़छाड़ करना या छूना या अन्य व्यक्ति के अंगों को छूने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए विवश करना, ये लैंगिक हमले के अंतर्गत आता है। ये धारा 7 में इसका स्वरूप दिया गया है। अगर लैंगिक आशय से या गलत नियत से किसी बच्चे के ढकने योग्य अंगों को या गुप्तांगों को छेड़ा जाता है या छुआ जाता है तो वो लैंगिक हमला है। ये धारा 7 में इसका स्वरूप दिया गया है। तो धारा 7 ये लैंगिक हमले के स्वरूप से संबंधित है। यानी इसको परिभाषित तो धारा 3 में किया गया था, और लैंगिक हमले का स्वरूप क्या हो सकता है, ये धारा 7 का बिंदु है। धारा 7 में लैंगिक हमले का स्वरूप बताया गया है। यानी किसी बच्चे के ढकने योग्य अंगों से छेड़खानी करना या दूसरे व्यक्ति के अंगों को छेड़ने के लिए विवश करना, ये इसमें आता है। यानी उसको विवश किया जाता है, तो ये सेक्सुअल असोल्ट के अंतर्गत आता है। और धारा 7 में जब लैंगिक हमले का स्वरूप आ जाता है तो उसकी सजा के क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो धारा 8 है, उसमें सजा के प्रावधान चिन्हित किए गए हैं। यानी यदि किसी बालक या बालिका अथवा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति है और वो लैंगिक हमले का या सेक्सुअल असोल्ट का शिकार हुआ है, तो इस प्रकार के दोष सिद्ध अभियुक्त को या दोषी को 3 से 5 वर्ष तक की जेल या कारावास और साथ में जुर्माना राशि से या अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। यानी सजा के जो प्रावधान है वो धारा 8 में आएंगे। धारा 8 है वो धारा 7 में वर्णित लैंगिक हमले के शिकार बच्चे का जो दोषी है या जो अभियुक्त है उसको दंडित करने के लिए, और उसमें सजा के प्रावधान बताए गए हैं कि ऐसे अभियुक्त के लिए या दोषी के लिए क्या सजा के प्रावधान रखे गए हैं। तो इसमें 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों।
धारा 7 में उल्लेखित कृत्य का जो बच्चा शिकार हुआ है उसे न्याय दिलाने के लिए धारा 8 में सजा के प्रावधान किए गए हैं, और ये सजा 3 से 5 वर्ष तक और साथ में जुर्माना 3 से 5 वर्ष तक कारावास और साथ में अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ये धारा 8 में है। यानी इसके बाद कुछ और इसकी प्रमुख धाराएं और नियम आएंगे। इस कंसेप्ट को और अधिक विस्तार देकर इसके प्रत्येक बिंदु को या प्रत्येक धारा की व्याख्या को या महत्वपूर्ण धाराओं की व्याख्या को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं, और इसको समझना हर आम या साधारण व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस प्रकार के माहौल का, जिस प्रकार के वातावरण का सामना कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सोशल ड्यूटी या कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी सजग रहें, जागरूक रहें और बच्चों को इस प्रकार के अपराधों से बचाएं या उनके कल्याण के लिए हम कदम उठाएं। तो इससे संबंधित अन्य जो धाराएं हैं, अन्य जो प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और किस प्रकार से एक स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय की जिम्मेदारी एक बच्चे को न्याय दिलाने की बनती है, या वो किस प्रकार से इसमें शक्तियां रखता है। आगे आने वाली कुछ प्रमुख धाराओं के अंतर्गत इसका उल्लेख करेंगे। और जब ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, यानी पॉक्सो का बिंदु या प्रकरण पूरा हो जाएगा, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रत्येक प्रश्न पर हम दृष्टिपात करेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न की नेचर बनती है और उसका उत्तर क्या बनता है। धन्यवाद।